तो उस दिल की खातिर वापस यहाँ आऊँ ताकि तुम्हें जो सवालात करने तुम आज मुझसे कर लो, सही है ना, ताकि तुम्हारी कोई भी कंफ्यूजन पेपर में नहीं जानी चाहिए, सही है। तो अच्छा, मेरे सवाल चेंजेस टू बी मेड इन रिपोर्ट इन केस ऑफ, एक एक करके सबको एंटरटेन करेंगे, पर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं यहाँ पे बोलता रहूँगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें रिस्क क्या है, क्योंकि रिस्क कंट्रोल रिपोर्ट सैम्पलिंग हम हर एक चीज़ रिवाइज करते हैं आधे घंटे में। उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवाल एंटरटेन करता हूँ, सही है। एग्रीड है ऑनलाइन, मुझे जल्दी बता दो सारे बच्चे, आप लोगों ने मुझे बताना है, सही है। अच्छा, एक एक करके लेके चलते हैं इसको, सही है, ताकि हम ये देख लें, क्योंकि हमारे पे टाइम बहुत कम है, पेपर है, हम इतना टाइम लगाना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ असेस कर रहे हैं अपने आप को कि रिवीजन हो जाए, सही है। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, जल्दी बता दो, रिस्क की। अच्छा, मैं अगर कह रहा हूं सिंपल कि मैंने बीओडी के मिनट्स इंस्पेक्ट किए एंड मुझे देखा कि की कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, क्या रिस्क है, जल्दी जल्दी बता दो। गोइंग कंसर्न का रिस्क है, सही है, सिंपल, मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू। अच्छा, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रेंट एक्सपेंस, हाँ भाई, रेंट एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, सही है, और मेरे आउटलेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ भाई, अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस गलत, IFRS 16 मैंने उस दिन भी सिखाया था, IFRS 16, there is a risk that appropriate accounting treatment as per IFRS 16 might not have been made. अंडर स्टेटमेंट ऑफ ROU और लीज लायबिलिटी हुआ होगा, क्योंकि लेसी के लिए हर लीज फाइनेंस लीज होती है, एग्रीड है। चलें, ये भी IFRS 16 का इशू हो गया, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिविजन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ऑल टुगेदर मेरी सेल साल के आखिर में आके मेरी सेल साल के आखिर में आके ज्यादा रिकॉर्ड हुई है, हाँ जी, फ्रॉड रिस्क होगा नियर टू पीरियड एंड, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे एक जल्दी से बात बताते हैं, मेरे एस्टिमेट्स अनरीजनेबली चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ये कैसे दिख रहा होगा, एफएस के अंदर आपका प्रोविजन फॉर वारंटी या जो भी है पिछले साल के मुकाबले में इस साल ड्रास्टिकली रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, क्या यहाँ पे फ्रॉड रिस्क है, हो सकता है, क्योंकि वेयर एंड हाउ द फ्रॉड कैन बी कमिटेड, तो आपने ये देखना होता है। देखो, फ्रॉड का रिस्क तो हर जगह होता है, पर आप ये देख रहे होते हो कहां और कैसे हो सकता है, वो आप नजर रख रहे होते हो, एग्रीड है, इंडिकेटर्स होते हैं ये। चलें, बेहतरीन हो गया, हमने कहा सर ये भी बात समझ आती है। अच्छा, अब एक एंटिटी है, तुमने अंडरस्टैंडिंग ली ऑपरेशंस की, तुम्हें पता लगा कि यार वो एंटिटी एक से ज्यादा एक कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस ऑफर करती है, IFRS 15 का रिस्क है, पर नहीं, पर देयर इज अ रिस्क दैट एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड, एन एप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन प्राइस माइट नॉट हैव बीन एलोकेटेड। पर क्या ये तुम हर जगह लिखोगे या जहां एक से ज्यादा चीजें होंगी वहां पे? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका कॉन्टेक्स्ट है क्या। पहले बताओ, बात समझ आती है? सिंपल बात, अगर हम एक एक रिस्क को यहाँ पे बेहतरीन, तुम लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, तो हमने कहा IFRS 15 इफ मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, क्लैरिटी है। चलें, अब जरा सा इसको थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, क्योंकि ये तो वो है जो तुम्हें थोड़ा सा आता था, तो अब जरा सा आगे लेके चलते हैं ना इसको, सही है? नहीं, मेरे ख्याल से स्क्रीन सही है। चलें, ओके, अब प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, जल्दी से। यहाँ पे मेरे सवालात होंगे, आपके जवाबात होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जल्दी से, आपको पता है कि रिस्क असेसमेंट के लिए मैं कंट्रोल्स को इवेल्युएट कर रहा होता हूँ, ऐसा है? अच्छा, जब मैं रिस्क असेसमेंट के लिए कंट्रोल्स को इवेल्युएट कर रहा होता हूँ, तो कंट्रोल्स मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मैं पूरी इदारे पे कंट्रोल्स देखता हूँ या सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस पे? नया सवाल, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस पे मेरे कंट्रोल्स वहां ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस देख रहे होते हैं। अच्छा चलो, एक और चीज, एक सवाल तुमसे, अगर सवाल पूछ ले वो वैसे ही समझने के लिए,
मैंने ये कहा कि एक इदारा है जिसके एरिया के ऊपर तुम कंट्रोल पे रिलाय नहीं करना चाह रहे, तुम सब्सटेंटिवली काम करना चाह रहे हो। मेरी फोकस होकर बात सुनना। एक एरिया है जिस पे तुम कंट्रोल्स पे टेस्ट नहीं करना चाह रहे, तुम सब्सटेंटिवली काम करना चाह रहे हो। क्या तुम कंट्रोल टेस्ट करोगे? नहीं। अच्छा, क्या कंट्रोल अंडरस्टैंड करोगे? हाँ जी, क्या कंट्रोल अंडरस्टैंड करोगे? कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग फिर भी होगी। कंट्रोल्स को समझना अलग बात है, उसको टेस्ट करना। यानी एक बात याद रखिएगा ये कि कल को आपको एग्जामिनर बोले कि भाई ऑडिटर की स्ट्रेटजी ये है कि वो ऑल टुगेदर एक XYZ एरिया है जिस पे वो कंट्रोल रिलायंस नहीं लेना चाह रहा, तो क्या वो कंट्रोल को समझे भी नहीं? समझना लाजमी है फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ। अब कंट्रोल पे रिलाय करे या ना करे, टेस्ट करे या ना करे, वो बात की बात है, समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग में आता है वो। तो ये बात आपको की एलिमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, वहां से आपको रिस्क असेसमेंट होती है। एग्रीड है? पक्की बात है। चले ओके, ये भी बात समझ आती है। अब कंट्रोल्स को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि एक कंपनी है जो फिक्स एसेट्स को टैग नहीं कर रही, मैं जिससे पूछूंगा बता जल्दी क्या रिस्क है? फिक्स एसेट की टैगिंग ना करना क्या रिस्क है? कंप्लीटनेस का, यू श्योर अबाउट इट, या एग्जिस्टेंस का? एग्जिस्टेंस का रिस्क है। हाँ, पर असर्शन वाइज देखो तो एग्जिस्टेंस का है। वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। एग्रीड? चलो एक और चीज। अच्छा, मैं अगर वैसे पूछूं तुमसे कि मेरे पीरियोडिक काउंट नहीं होते एसेट्स के, पीरियोडिक काउंट नहीं होते एसेट्स के, फिक्स एसेट के, तो किसका रिस्क है? अगेन एग्जिस्टेंस का। बेहतरीन है। अच्छा, अब मैं कंट्रोल्स का जायजा ले रहा था और मेरे पास एक इनवर्ड रिसीट बनती है जब एसेट आता है, सही है, पर उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं बनती है कि वो FAR में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। कंप्लीटनेस? पक्की बात है। बात से बात निकाल ले, मिक्स कर दें, खिचड़ी बना दें। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से, फौरन फौरन। अब ऑडिटर वाला दिमाग है। कंप्लीटनेस तुम लोगों ने बोला सही है। अच्छा, अब मुझे बताते हो, अब मुझे अगर प्रोसीजर परफॉर्म करने हो यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्क पे जो तुमने निकाला अभी, क्या तुमने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग से निकाला या कंट्रोल्स की? वेरी गुड, कंट्रोल्स की अंडर खुल रहा है जहन। वेरी गुड। अभी याद के याद चलते हैं ना, कॉन्फिडेंस देना है यार, जाने से पहले क्या हो गया, इसलिए तो बुलाया है। आगे सुनो, मुझे एक बात बताओ, मैं परफॉर्म क्या करूंगा, प्रोसीजर क्या लिखूंगा? स्पेसिफिक देना, बिल्कुल बकवास नहीं करना। फ्लोर टू शीट कह रहे हैं बच्चे, यानी फ्लोर से उठाया आइटम, बोला बता यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। चले एक हो गया। दूसरा? नहीं, फ्लोर टू शीट तो हो गया। देखो बोल रहे रिकॉन ले लेंगे, रिकॉन तो बनती ही नहीं है, रिकॉन तो बनती ही नहीं है, लेने का फायदा ही नहीं है। आगे गलत बात है, गलत हो जाएगा, फंस जाओगे। रिकॉन तो बनती ही नहीं है, गलत। मैं आपको सिखाता हूं, आप रैंडम बेसिस पे GRN उठाओगे और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से मैच कर लोगे कि क्या सारी की सारी FAR में आ रही है नहीं आ रही है। पहले बताओ, बात समझ आई? देखो, परफॉर्म रिकंसिलिएशन लिखना ना, ये फंस जाओगे। आप बताना है डॉक्यूमेंट के, ये उठाऊंगा यहां से मैच करूंगा, ये उठाऊंगा यहां से मैच करूंगा। पहले बताओ, बात समझ आ रही है कि डिटेल रिकंसिलिएशन कैसे हुई? बकवास इस पे करनी है कि हम कैसे करेंगे, ये बात करनी है। ये हो गया आपका ऑल टुगेदर रिकॉन का कंट्रोल। चलो एक और बात बताता हूं तुम्हें। अगर हम जरा इंश्योर करना चाह रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे वहाँ पे एसेट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो दो बातें आपने बोली। पहला आपने बोला कि भाई मैं फ्लोर टू शीट कर लूँगा और जितनी GRNs बनी है उसको देख लूँगा कि क्या वहाँ पे अपीयर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। एग्रीड है? पक्की बात है ऑनलाइन वालों। ऑल्दो रिकॉन नहीं बनती, हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज़ करेंगे। देखो मेरे लिए तो बड़ा आसान है ना कि एक MIS बनती होगी, एक सिस्टम में GRN रिकॉर्ड होते होंगे और वो FAR में मैप होते होंगे। मैं सिंपल क्या करूंगा, वी लुकअप लगा के दोनों को ट्रेस कर लूंगा। जो GRN वाली शीट में आ रहा है और जो FAR में नहीं आ रहा, मतलब वो मिसिंग है, बोलूंगा डालो उसको यहाँ पे। एग्रीड? सिंपल सिंपल काम है, मतलब इतनी लंबी नहीं करनी ना। मेरा एक सवाल है, सुनना है सर। लोन के केस में, अच्छा भाई, लोन के केस में और गुड्स और सर्विसेज केस में बताएं कोड ऑफ एथिक्स एंड कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। जानी अभी पहले एक एक करके, मैंने क्या बोला, सवाल सारे एंटरटेन होंगे, पहले हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं ताकि उस जुनून पे वापस आ जाए कि भाई मुझे आता है। चलें,
अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी से यूजुअली एग्जिस्टेंस देखी जाती है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है। इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या देखी जाती है, जल्दी बताओ? एग्जिस्टेंस देखी जाती है, क्योंकि वो सीधा सीधा हिसाब किताब है। सही है, ओके, डन हो गया। अब आगे सुनते हैं। कंट्रोल्स की दुनिया घुमाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे लिख रहे थे यहाँ के वहाँ के लाहौर के हर जगह के, भाई कंट्रोल से डर लग रहा है, अभी खत्म करते हैं। सही है, मुझे बताओ, इसी बात से बात निकालते हैं कि तुमने कहा कि भाई ये जो रिकॉन का कंट्रोल है ये तो नहीं हो रहा, इस पर अगर आईटी कंट्रोल लगाना चाहूं तो कौन सा लगाऊंगा? सोच लेना, चवल नहीं मारना, सोच के सब्सटेंटिव भी करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, जानिए आप खाली हुक्म करें जल्दी से। नहीं देखो, अभी रिकॉन कंप्लीटनेस के जो था ना, कंट्रोल क्या लगाओगे? आईडी कंट्रोल की बात कर रहा हूं। लिमिट चेक नहीं, एग्जिस्टेंस चेक नहीं, बैश टोटल भी नहीं, वेरी रॉन्ग, गलत, ये फंस गया ना। देखो सिंपल, कोई मसले वाले टेंशन नहीं, इसने बताया बिल्कुल सही। इंटीग्रेशन होनी चाहिए आपके जीआरएन के सिस्टम से विद एफएआर। एंट्री इज ऑटोमेटिकली, ये लिखना है तुम्हें, देयर शुड बी अ इंटीग्रेशन बिटवीन द फिक्स एसेट रजिस्टर एंड द एसेट हैंडलिंग रजिस्टर, यानी जो भी जीआरएन जहां पे आती है। सही है, तो कोई भी नाम दे देना उसको। सुनो, इंटीग्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि वंस द जीआरएन इज अपडेटेड इनटू द सिस्टम, इट इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड इनटू एफएआर। तो आपको रिकॉर्ड बनाने की नीड ही नहीं है, ऑटोमेटिक वहां चली जाएगी। यहां जीआरएन बना ढक करके वहां एसेट। एग्रीड है, पक्की बात है। ऑनलाइन तो प्लीज बताओ, बात समझ आती है जानी जल्दी से सारे बच्चे। ये एक हो गया आपका। आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं टेस्ट डेटा, वेरी रॉन्ग, यू आर नॉट टेस्टिंग इट, यू आर रिकमेंडिंग अ कंट्रोल। टेस्ट डेटा का मतलब ये होता है मेरे बच्चों, आप खुद जाके टेस्ट कर रहे हो। वी आर रिकमेंडिंग हियर। सही है, आई लव यू टू यार, थैंक यू। इधर सुनो, बोल सर अब थोड़ा सा ना दिमाग सही हो रहा है, अभी करते हैं और सही, आधा घंटा है ना हमारे पास, पूरा रिवाइज करते हैं। अच्छा, अब वो डी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें अब आगे सुने, इंटीग्रेशन की तो बात हो गई। अच्छा, मुझे ये देखना है, आपको ये याद होगा कि चलो अब मैं ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ, तुम कंट्रोल बताओ। उलट भी तो चलते हैं ना, ऐसा तो सीधा सीधा हो रहा है। अब सुने आगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, कि अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि मुझे, मेरा मकसद ये है कि भाई मैं ज़्यादा महंगे एसिड ना मंगवा लूँ, क्या कंट्रोल लगाऊँ? लिमिट, हाँ बजट, इससे बजट होगा तो इसका अप्रूवल होगा, इससे बजट होगा तो इसका अप्रूवल होगा। और बजटरी कंट्रोल, वेरी गुड, बजटरी कंट्रोल लगा दो, और वंस अप्रूव हो गया सिस्टम में फिक्स हो जाएगा। एग्रीड, सिस्टम में फिक्स हो जाएगा। कोई भी परचेज ऑर्डर जनरेट करने की कोशिश करेगा वो नहीं। अच्छा, रेंज नहीं, गलत, लिमिट। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? इससे ऊपर नहीं हो सकता, हमारा लिमिट चेक है। अच्छा, इसमें आप ऑथोरिटेटिव कंट्रोल्स भी लगा सकते हो। एग्रीड है। अच्छा, ऑथोरिटेटिव कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर एक पीओ अप्रूव होना है तो वो पीओ जनरेट ही नहीं हो सकता जब तक XYZ बंदे अप्रूव ना करें। लिमिट चेक कंट्रोल है ये। एग्रीड है। और ये भी लिख सकते हो कि स्पेसिफाइड कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्पेसिफाइड लिमिट अप्रूवल्स होने चाहिए। यस एग्जैक्टली, तो उसके बगैर वो हो। अच्छा, मुझे ये इशू है यार, मैं क्वालिटी माल नहीं मंगवा रहा यार, बार बार एसिड खराब हो जाते हैं। इस पे कंट्रोल, पहले रुक जाओ, सुकून से। मैं मतलब घटिया तरीन एसिड आते हैं, बार बार खराब हो जाते हैं, तो इस पे कौन कौन से कंट्रोल हो सकते हैं? एक एक करके। अप्रूव सप्लायर होने चाहिए, और जब आ रहा हो तो क्वालिटी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। ये दो बातें बस। अच्छा, क्योंकि एक वहां से उठाना था, एक आगे से उठाना था। नहीं, वेयर हाउस का मतलब क्या? मतलब कि चूहे बैठे में एसिड खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सही है, एसिड नहीं है। और क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए कि अच्छे एसिड्स हैं आपके पास, ये दोनों ही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई। बिल्कुल राइटली सेट, बेहतरीन जा रहे हो, बिल्कुल सही बताया। वहां से कंट्रोल उठाया, यहाँ से उठाया, आपने मकसद बताया, मैं ये करूंगा। एग्रीड है। चलो अब इसको कैश एंड बैंक से लिंक करते हैं, आ जाओ। कैश एंड बैंक से बता दिया, बता के पूछ रहा हूँ, इधर सुनो। मुझे फ्रॉड एंड सस्पेंड अभी सब कर रहे हैं, मतलब अभी जो हम ये कर रहे हैं ये कंट्रोल्स ही कर रहे हैं ना, कंट्रोल्स ही कर रहे हैं ना। जानिए इसको रख दे फौरन, जो भी है बाद में बात करेंगे इधर। अच्छा, इधर अब सुनो, टेंडरिंग। अच्छा देखो, एमएल कह रहे हैं टेंडरिंग भी तो होगी ना, तो जो अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर था वो था क्या? टेंडरिंग था, वही था ना वो, उसमें कवर हो जाता है वो। चलें अब इधर सुनना फोकस के साथ।
पे गिनती के 1 घंटा है, जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉल हो बस फिर सही है इधर। अच्छा सुनो इधर, तो प्लीज प्लीज भी फोकस के साथ। अब वापस भाई मैंने एक चीज मंगवा ली, मुझे ये रिस्क है कि मेरे पैसे अननेसेसरीली कंपनी से बाहर नहीं जाने चाहिए, बताओ क्या करूं? नहीं 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 नहीं, गलत, फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए, फिर अप्रूवल भी नहीं, वेरी रॉन्ग यार, यू आर नॉट राइटिंग इन द वे दैट आई रिक्वायर, गलत, बैठा इसलिए हूँ, सही करना है, दिमाग सही करना है अभी, नहीं गलत। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि सवाल सुन लो पहले। मुझे ये रिस्क है कि मेरे अननेसेसरी पेमेंट्स कंपनी से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने उर्दू में बोला, इंग्लिश में भी नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है तुम्हें नहीं आती। इसके आगे बोल रहा हूँ, ये बता दो क्या सीन है, सोच लो। गलत, एक बच्चे ने सही बताया अभी तक, एवरी पेमेंट हैज टू बी सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस या वर्किंग। ये फंस जाओगे, बता रहा हूं, तुम फोकस नहीं कर रहे अल्फाज पे, जल्दबाजी नहीं करना एग्जाम में। भाई मेरा मकसद क्या था, अननेसेसरी पेमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो कब नहीं होगी, इनवॉइस चिपकी हुई है, और जब पे हो जाए तो ठप्पा लग जाए पे का, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। तो अननेसेसरी पेमेंट में डुप्लीकेट भी आता है और इनिशियल पेमेंट भी आती है। मतलब दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि भाई जरा फोकस के साथ। मैंने अल्फाज चेंज किए हैं बस, और तुमने पता है मैंने सेशंस में भी कैसे कैसे चेंज किए हैं, कि अननेसेसरी पेमेंट का मतलब ये है कि भाई देखो, अब इस पे आईडी कंट्रोल भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, अभी हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी रिवाइज करवा रहा हूँ यार, कोई इशू क्या है इसमें, बहुत अच्छी तैयारी की है तुम लोगों ने, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, बता रहा हूँ, पास करना है, पेपर जिद है। अभी ये रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ना कि बस तुम्हारा दिमाग खुल जाए, बस थोड़ा सा, हम कंट्रोल से रिवाइज कर रहे हैं, मैं पूरा रिस्क भी रिवाइज कराया, अभी बता रहा हूँ एक एक करके, आगे सुनो। अच्छा, और आगे तभी हम कह रहे हैं एक कंसाइज सा सेशन है, ताकि एक व्यू मिल जाए कि भाई ये है, चलें इधर। अच्छा अब मुझे बताओ, हमारा रिस्क क्या था कि मुझे पेमेंट अनऑथराइज नहीं जानी चाहिए, अननेसेसरी पेमेंट, अननेसेसरी में एक तो इनिशियल पेमेंट भी आती है, डुप्लीकेट भी आती है, एग्रीड है। अच्छा तो अगर मैं सिस्टम पे कंट्रोल लगा दूं डुप्लीकेट चेक का, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर डुप्लीकेट इनवॉइस आ रही है, क्योंकि पता है वो पेमेंट का जो वाउचर होता है ना, जनरेट करने से बोलता है कौन सी इनवॉइस है वो डालो, तो वो इनवॉइस जैसे ही मैं पार्क करूंगा तो वो बोलेगा ये तो पहले भी पार्क हो चुकी है, भाई कौन सा वाउचर बना रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, एग्रीड है। चलो आओ कैश एंड बैंक पे थोड़ा सा और खेलते हैं, यहाँ पे तुम फंस गए थे, सही है, चेक डिजिट नहीं, देखो अगेन एक चीज हथियार के तौर पे दी, हर जगह इस्तेमाल नहीं करनी, थोड़ा कंट्रोल, हम कह रहे हैं फोकस्ड। अच्छा अब हाँ ये सही है। अच्छा फिर अप्रूवल, ऑथराइजेशन, ये कंट्रोल अपनी अपनी जगह है। सर अगर हो भी नहीं तो एग्जिस्टेंस चेक लगा सकते हैं ना, एग्जिस्टेंस चेक का मतलब नहीं, इसमें नहीं हो सकता। एक्सेप्शन रिपोर्ट कब आएगा, चलो अभी कर लेते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट तब आएगा जब आपने डुप्लीकेट चेक कंट्रोल लगाया था, वो आपको एक्सेप्शन जनरेट करके दे देगा कि भाई ये तो वापस से बन रहा है, इसी इनवॉइस पे वापस बनना नहीं चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज मंगवाई, उसने मुझे 10021 की इनवॉइस भेज दी, तो मैं जब कैश पेमेंट वाउचर बनाऊंगा तो सीएफओ मुझसे पूछेगा भाई मुझे एक बात बता ये कौन सी इनवॉइस है, तो उसके पीछे लिखी हुई होगी, लिखी हुई भी होगी। अच्छा मैं जैसे ही वापस से वो इनवॉइस नंबर डाल के कैश पेमेंट वाउचर जनरेट करने की कोशिश करूंगा, वो नहीं करने देगा। क्यों? ये कौन सा कंट्रोल है, प्रिवेंटिव है डिटेक्टिव है? प्रिवेंटिव है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नहीं करने देगा। और अच्छा करने दे और ऊपर बोले कि भाई ये लो प्रॉम्प्ट आ गया, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, वो डिटेक्टिव है। एग्रीड है, पक्की बात है। ऑनलाइन में तो प्लीज बता दो, बात समझ आती है। अब आ जाओ पेमेंट पे घूमते हैं थोड़ा सा और। एग्रीड है पेमेंट पे। अच्छा अब मुझे अभी आते हैं, सब पे आते हैं, एथिक्स पे वगैरह सब पे आते हैं, अभी सवाल करें थोड़ा सा, सब पे आते हैं इधर। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ पहले कंट्रोल थोड़ा सा जो एरिया खतरनाक है ना उस पर ज़रा फोकस करते हैं। एग्रीड। अच्छा मेरा मकसद ये है कि मेरे पास जो कैश आता है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाए। वापस मेरे पास जो कैश आता है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाए। जल्दी बताओ इस पर क्या कंट्रोल होंगे? नहीं अब पहले सोच लें मैंने बोला क्या है। अच्छा मेरे पास जो कैश आता है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाए।
रिकॉन बन जाएगी किसमें? अब देखो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, दिस विल नॉट वर्क इन एग्जामिनेशन, आई एम टेलिंग यू, दिस विल नॉट वर्क इन एग्जामिनेशन। अच्छा जल्दी बताओ सर, रिकॉन होनी चाहिए, पर रिकॉन बिटवीन व्हाट? रिसीट और जीएल, रिसीट और जीएल। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज फंस गए, बैंक भी आ सकता है। मैंने कहा जितना पैसा आ रहा है बैंक भी आ सकता है, तो आप बैंक स्टेटमेंट और जो बैंक बुक है उसकी रिकॉन भी बनाएंगे। नहीं है ये बात समझ? बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक की रिकॉन भी बनेगी और कैश रिसीट्स और जनरल लेजर की भी रिकॉन बनेगी। एग्रीड? दो रिकॉन्स बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग कंप्लीटनेस। ऐसा ही है? तो क्या आपको पेमेंट्स आ रही हैं, मतलब आप रिसीट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चाहे वो आपकी बैंक से आ रही हो या कैश में से आ रही हो, दोनों की रिकॉन बनना जरूरी है। एग्रीड है? अच्छा चलें, अच्छा अब मुझे अपने पैडी कैश को जरा सिक्योर रखना है। अच्छा हैवी लॉक बॉक्स हो गया, जो भी पेमेंट होगा वाउचर होगी, प्रॉपर अप्रूवल्स होंगे, और कितने पैसे रखने चाहिए? टाइमली चेक भी होना चाहिए, और आपके पैसे उतने होने चाहिए जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स हैं। अननेसेसरी एक्सेसिव कैश होना नहीं चाहिए। पहले बताओ बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? चलें बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतरीन हो गया। चलो ये तो आपने सीधा सीधा बता दिया ना, हो गया। अब आते हैं जरा उस पर, आपकी दूसरी किसी साइकिल पे आ जाते हैं इधर। अच्छा अब मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ और करें, चलो आ जाओ आगे करते हैं कुछ और। चलो मैं तो एक एक करके सारे कंट्रोल रिवाइज करा रहा हूँ ना कि भाई ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इधर। अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से, सब्सटेंटिव अभी बस यहीं से शुरू कर रहा हूँ, यहीं से कनेक्ट कर दूंगा सब्सटेंटिव को, सही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं रेवेन्यू का ऑडिट करने लगा हूँ, किसका? रेवेन्यू का। अच्छा रेवेन्यू के ऑडिट में मुझे कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए पता लगता है कि मेरे पास ऑल टुगेदर जो क्रेडिट लिमिट की अप्रूवल है वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कर रहा है, सेल्स का डायरेक्टर कर रहा है। हाँ भाई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, डेफिशिएंसी है। अच्छा चलें अब इस पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बता दें क्या करेंगे? सब्सटेंटिव नहीं, मैं सब्सटेंटिव कह रहा हूँ। आपने देखा गलत लिख दोगे, सब्सटेंटिव कह रहा हूँ मैं, कंट्रोल्स नहीं कह रहा क्या होने चाहिए। इस पे सब्सटेंटिव ये रिस्क है ना, रिस्क ऑफ बैड डेट्स है, ऐसे ही, क्योंकि आपने अननेसेसरी बंदों को दे दिया होगा जो कि काबिल नहीं होंगे। अच्छा यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं एजिंग रिपोर्ट ले लेंगे, और नहीं वापस से एजिंग रिपोर्ट हो गई, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देख सकते हैं, कंफर्मेशन भेज सकते हैं, 3 ही प्रोसीजर हैं, दैट्स इट। उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए यही है ना, पर वैल्यूएशन के लिए चेक करने के लिए आप बोलोगे भाई मैं उसकी एजिंग देख लूंगा, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को देख लूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से भाई इसको प्रोवाइड करो, और सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देख लूंगा, जिससे ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या रिकवरी पॉसिबल है या नहीं है। एग्रीड है? पक्की बात है? चलें ओके, ये बात समझ आती है। अब आगे सुने, मैंने कहा अगर मैं पेरोल का ऑडिट कर रहा हूँ, सही है, और मुझे ये पता लगता है पेरोल के केस के अंदर कि कोई टाइम इन और टाइम आउट मैकेनिज्म नहीं है, और कोई भी एक लिस्ट मेंटेन नहीं होती, मेरी बात को सुनना, कोई भी एक लिस्ट मेंटेन नहीं होती जहां पे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखा जाए। अब मैंने कर दिया इसको थोड़ा हैवी। मुझे एक बात बताते हो कि इसमें आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? वापस सुन ले मेरा सवाल क्या है। पेरोल का ऑडिट कर रहा हूं मैं, पेरोल की अंडरस्टैंडिंग ली, सही है, और पेरोल का कोई एक, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई पेरोल के अंदर कोई बंदा एंटर नहीं हो सकता स्पेसिफिक अप्रूवल के अलावा, हम कह रहे हैं वो शीट ही नहीं बनती, एक्सेल में बनती है। अब क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट है, और रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स भी है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश भी हो सकता है। चलें ये भी है, इस पे काम क्या करेंगे? एक मिनट आगे। नहीं देखो, अब आप मेरी बात नहीं समझ रहे, अब आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सुने
थोड़ा सा देखो, मैं आपका दिमाग चलाना चाह रहा हूँ, आप पहले सुने इधर। मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्रॉड रिस्क, यानी बातें नहीं, फ्रॉड रिस्क डाला है तो फ्रॉड के अंदर ऑल टुगेदर आपके प्रोसीजर अनएक्सपेक्टेड होते हैं, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, सही है। अच्छा अब जरा यहाँ पे देखते हैं, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, अभी हमें देखते हैं प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है। आप बोलोगे सर मैं एक काम करूंगा, मैं पेरोल की शीट लूंगा, उसमें तो फेक हो सकते हैं। आपका प्रोसीजर खराब हो गया, ये कह रहा है मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोसीजर खराब हो गया। आपको तो पहले ऑथेंटिकेट करना है कि इसके अंदर लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, सही आ रहे हैं। अच्छा तो अब मैं वैसे अगर एक बात है, जैसे एक बच्चे ने लिखा भी है, क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं एम्प्लॉयज का हेड काउंट वर्सेस द पीपल अपियरिंग इन द शीट है वो देख लूं? हाँ जी, एम्प्लॉयज का हेड काउंट एंड द पीपल अपियरिंग इन द शीट, ये डीओसी कहां से हो गया भंगी? सब्सटेंटिव। एनालाइज कर रहा हूं, नॉन फाइनेंशियल को फाइनेंशियल से कंपेयर कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर। ना सीएफओ की अप्रूवल इज अ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। सुने वापस से, मैंने कहा मैंने हेड काउंट जाके देखा और मैंने देखा कि उस शीट में लोग कितने आ रहे हैं। अगर मुझे हेड काउंट दिख रहा है कोई 100 लोगों का, शीट में 120 आ रहे हैं, क्या वो 120 एक्सेसिव है? पहले हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है? ये बात समझ आती है। पहली, मैं एचआर के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा आप अपने एक्टिव एम्प्लॉय की लिस्ट दे दें। एचआर के पास, पेरोल के पास नहीं जा रहा जो पेरोल बना रहा है, इंडिपेंडेंट सोर्स के पास जा रहा हूं, मैं एचआर के पास जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्लीज खुदा के वास्ते आप अपनी शीट मुझे प्रोवाइड कर दें एम्प्लॉयज की। अच्छा मैं उसको कंपेयर कर लूंगा पेरोल शीट से, और फिर मुझे लगता है मैं अपना सैंपल साइज ज्यादा रखूंगा। ज्यादा क्यों रखूंगा सैंपल साइज, जल्दी बताओ? फ्रॉड रिस्क अभी मैंने कनेक्ट करना है ना सैंपलिंग से, यार वो पूरा कवर करेंगे इसको। अच्छा मैं सैंपल साइज इसलिए ज्यादा रख रहा हूं क्योंकि मुझे अपना डिटेक्शन रिस्क कम करना है, क्योंकि मेरा इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा है। अच्छा कंट्रोल रिस्क क्यों ज्यादा है? कंट्रोल है ही नहीं, तो आपका रिस्क तो बढ़ गया। अब आपने ऑल टुगेदर डिटेक्शन रिस्क को कम करना है, तो उसके लिए आपने सैंपलिंग करनी है ज्यादा। चलो बात पे बात निकालते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं हैफाजत सैंपलिंग कर लूं, दिल हो रहा है मेरा, बायसनेस आ जाएगी, पक्की बात है। हाँ जी, श्योर अबाउट इट। अच्छा मेरा दिल चाह रहा है मैं स्ट्रेटिफिकेशन कर लूं, हाँ जी स्ट्रेटिफिकेशन कर लूं, नहीं कर सकते, गलत कह रहे हो, फायदा है। अबे स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि मैं अलग अलग ग्रेड के लोग अलग अलग कर लूं। बेटा आप डेफिनेशन नहीं समझ पाए ना, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है ग्रेड ऑफ एम्प्लॉयज को अलग कर लो, डायरेक्टर को अलग, सीनियर मैनेजर फाइनेंस अलग, ये टकाटक अलग अलग, वर्कर्स को अलग। और मैं तो ये भी करता हूं कि जब मैं अलग अलग करता हूं तो मैं बोलता हूं देखो किस किस लॉट में पिछले महीने से कंपेयर करते रहो, किस में ज्यादा जंप आया, आपको रिस्क वहीं दिख जाता है। नहीं आई बात समझ? तो फ्रॉड वाले मामला में आपका भाई सबसे आगे, ये तो आपको पता ही है। अब मैं उस दिन बता रहा था ना आपको, पीडीसीएल के एफएस देख लेना जाके, 3 बिलियन का लॉस होगा, बिलियन का, सही है। पिछले सालों में प्रॉफिट था, थैंक्स टू मी। इधर खैर मतलब दिस इज नॉट अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट खैर गलत तो गलत, सही तो सही। इधर अच्छा खैर हाँ, इधर चलें। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से मुझे बताओ, क्या स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं? भाई सैंपलिंग अप्लाई हो सकती है यहाँ पे यार, स्ट्रेटिफाई करेंगे, मेरा डिटेक्शन रिस्क मुझे लगता है क्या हो जाएगा, हो जाता है ना, क्लियर पिक्चर दिखती है कहां पे मसला हो सकता है। अच्छा फिर जो मुझे स्ट्रेटिफाई होकर चीजें दिखी हैं, फिर मैं स्पेसिफिक सैंपलिंग कर रहा हूं, वो भी रैंडम लगा के, जिसमें ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ऐसा ही है। चलो जल्दी से मुझे बता दो, ये तो बात समझ आ गई। फिर मुझे बताओ, सैंपलिंग रिवाइज करवा रहे हो तो पूरा ही ले जाओ आगे तक। आपने उठाया और आपने देखा कि भाई कुछ लोगों की सैलरी मैच नहीं हो रही थी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, आपने ऑल टुगेदर, अब मैं तुमसे जो टेक्निकल सवाल करूंगा ना वो तुम्हें मुझे बताना है, प्लीज खुदा के वास्ते एक एक करके। अच्छा प्लीज सुनना सर, रेट पर आगे को चेक करेंगे जानी, वो आगे जाके करेंगे ना, पहले पेरोल तो देखने दे कि सैलरी है कितनी, पे घंटे भी देख लेंगे उसके कितना काम किया, क्लियर है? हम अभी क्या कह रहे हैं,
पेरोल की अमाउंट जो उसकी सैलरी है वो आप सुनना है। अब मेरे टेक्निकलिटीज़ को देखना, मैं पूछ के आ रहा हूँ तुमसे, सोच के तुम्हें बताना है। अच्छा मैंने ये कहा कि यार मैंने अब स्ट्रेटिफाई भी कर दिया, डायरेक्टर अलग, अब वो अलग, सीनियर मैनेजर अलग, सुपरवाइजर और ये सारी चीज़ें सब अलग अलग हो गए, सही है। अच्छा ये सारी चीज़ें कॉमेडी बाद में करेंगे, जानिए मैं तो जवाब दूंगा फिर इधर। अच्छा भाई सारे लोग अलग हो गए, सही है। अब आपने ऑल टुगेदर सैम्पलिंग की। अच्छा मैंने मैनेजरियल लेवल पे जो ऑल टुगेदर सैंपल लगाया तो उसकी सैलरी में उसके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड से फर्क आ गया, फर्क आ गया, क्या करेंगे? फजूल बात नहीं, इधर फर्क आ गया। वो कह रहे हैं फ्रॉड है, इंक्वायरी करेंगे, पहले तो इंक्वायरी करेंगे व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, इज देयर एनी इंक्रीमेंट्स और नॉट। अच्छा इंक्वायर कर लिया, अच्छा वो कह रहा है कि भाई नहीं यार ये गलती है, तो हम बोलेंगे सही करो, हम बोलेंगे सही करो। अच्छा आप सुने, अगर वो सही नहीं करता तो क्या मैं उसको पूरे पेरोल पे प्रोजेक्ट कर दूंगा? भाई क्यों अनॉमली है, प्रोजेक्ट करूंगा ना। यहाँ पे भी यस बोल रहे हैं, एक मिनट, आपने सब पॉपुलेशन उठाई हुई है भंगियों, पूरे पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उस पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? उसी पॉपुलेशन, सिर्फ उस पे जो सब पॉपुलेशन है, बस। तुम लोगों ने स्ट्रेटिफिकेशन की थी ना, जो उसका स्टार्डम है ना उस पे करेंगे, बस दैट्स इट। उस पे तो अलाउड ही है ना भाई। देखो तुमने बोला पूरी पॉपुलेशन की सब पॉपुलेशंस बनाई, उसमें से लगाया और लगा देंगे उस पे, हो गया ना प्रैंक। इधर सुनो, बात याद रखना, एग्जाम में भंड नहीं मार के आना। आगे सामने वाला बंदा कह रहा है, प्लीज सुनिएगा सर, सब पॉपुलेशन भी है अगर तो, लेकिन अनॉमली है तो थोड़ी प्रोजेक्ट करेंगे। ये मैंने, ये तुम्हें किसने कह दिया ये अनॉमली है? ये तुम्हें किसने कह दिया कि ये अनॉमली थी? दिस वाज नॉट एन अनॉमली, दिस वाज अ मिस स्टेटमेंट। अनॉमली का मतलब समझते हो कि भाई सिर्फ यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ यही था इसके अलावा। तो हमने तो अपना सैंपल साइज और एक्सटेंड किया। अब बोल रहा है अगर हो तो अगर हो तो फिर नहीं करेंगे प्रोजेक्ट, वो तो अपनी जगह है, सही है। पहले बताओ बात समझ आती है जानी? ओके अब ये बात समझ आ गई कि यार कैसे सैंपलिंग को लेके चलना है। अच्छा आगे, मैंने ऑल टुगेदर गलतियां जमा की, गलतियां जमा होते होते एक जगह जमा हो रही है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ऐसा ही है, जमा होती जा रही है, जमा हुए जा रही है, मटीरियलिटी से ऊपर निकल गई है भाई, क्या करूं? मिस स्टेटमेंट है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। अच्छा मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। अब बकवास के बगैर फोकस के साथ जो जवाब चाहिए मुझे वही चाहिए, सही है। अच्छा सैंपल साइज बता देंगे, वेरी गुड भाईजान, आपकी कहानी हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। सुनो सुनो, अच्छा अब मैंने इस एरिया पे इतना काम किया है कि तुम्हारी सोच है, अब यार भंगी मिस स्टेटमेंट है, कैम क्यों लिख रहे हो यार, पागल हो गए हो? मैंने कहानी बनाई है जानबूझ के। कह रहे एक्सप्रेशन मैटर्स, सही है। अच्छा आप बताओ, तो गेम समझ आई? भंड नहीं मानना एग्जाम में, जिस वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होता है उस पर कैम नहीं आता। रेफर करेंगे, रेफर नहीं, आपने कैम की बकवास की थी वो मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं होनी चाहिए, रेफर नहीं। अच्छा रेफर की अंग्रेजी सुनाओ, लिख के बताना, एक मिनट, ये पहले से पूछा फिर तू सुनाएगा। एक्सेप्ट फॉर द मैटर, आर यू श्योर अबाउट इट? एक्सेप्ट फॉर नहीं यार, खुदा के वास्ते, इन एडिशन टू द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन, बेसिस फॉर, दीज आर द की ऑडिट मैटर्स। क्लियर है? लिंकेज देख रहे हो भाई की कैसी जा रही है रिपोर्ट तक। चलो अब आगे तो सुनो, इन एडिशन, ये गेम आ रहा है ना अभी, फ्लो आ रहा है, इधर चलें, फील तो इधर, ओके। अच्छा भाई सर अगर नहीं कैम तो फिर एक्सेप्ट फॉर, जी बेटा बिल्कुल ऐसा ही है सर। हम ओपिनियन कब मॉडिफाई करेंगे? जब प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स ओवरऑल मटीरियलिटी से एक्सीड कर जाएं, या परफॉर्मेंस, नहीं मटीरियलिटी से, प्लानिंग मटीरियलिटी से, नॉट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से, सही है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी तो सब अकाउंट्स के लिए होती है,
सही है भाई, ये हो गया। सैम्पलिंग रिवाइज कराते हैं, तो अभी क्या इस्लामियत कराई थी? क्या नहीं, यही तो था मेरी जान, मेरे भाई, यही तो था अभी, सैम्पलिंग ही तो थी। अच्छा सुनो इधर, अच्छा भाई सुनो इधर प्लीज फोकस के साथ। अभी तो अल्लाह की कसम यही तो बताया। अच्छा ये भी देखो, स्पॉन्टेनियस लिंक से लिंक बना के कंट्रोल से उठा के वहां लेके गया और वहां तक पहुंचा दिया। तो अब क्या, सैम्पलिंग तो पूरा ही कवर करा ना इसमें, हो गया। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं जल्दी से। अच्छा सर मैं अभी, अच्छा तुम अभी आए हो, ओके ये मेरी गलती है। इधर अच्छा अब इधर सुने सर, प्लानिंग मटेरियलिटी में ओवरऑल एफएस के लिए देखते हैं ना, स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंस के लिए नहीं, जो प्लानिंग मटेरियलिटी होती है पूरे एफएस के लिए होती है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी स्पेसिफिक क्लास ऑफ हेड्स और ट्रांजैक्शंस के लिए होती है। इवेंट डिस्क्लोजर के लिए भी स्पेसिफिक मटेरियलिटी निकल सकती है बेस्ड ऑन योर रिस्क असेसमेंट। जहां पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है वहां पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती रहेगी, ताकि आप चेकिंग ज़्यादा करें। तो वो वही थीम है जो हम आगे तक चला रहे हैं, सही है। चलें अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक एरिया है, सही है, शुगर है पेपर नहीं बनाते हैं तो वो तो आप वो सेशन वाले सवालात देखिएगा, पर इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ उसमें तुम नहीं होगे इंशाल्लाह, तुम सी फाइनल में होगे। पर अब जो मैं करने वाला हूँ ना इनके साथ, तो C5 वाले वो तुम्हारी सोच है, मतलब मैंने पूरा EY का जो ग्लोबल ऑडिट मेथोडोलॉजी है उसको डाउनलोड किया, रिस्क को रिस्क से मैप किया, प्रोसीजर को प्रोसीजर से मैप किया, कंट्रोल से पूरा मैप कर दिया है। गेम तो अभी होगी, गेम तो अभी है, इसके बाद पर इंशाल्लाह तुम लोग नहीं होगे उसमें, सही है। C5 वाले में हो गया इंशाल्लाह, ये दुआ है मेरी। मैं तभी बैठा, मैंने कहा पूरा रिवाइज करा देना कि मुझे तसल्ली हो जाए कि भाई इन लोगों ने रिवाइज किया हुआ है। चलो वो दिखा मुझे अभी कैम वाला, सही है, पर वो खाली एक्सप्रेशन में मिस हो गया। इधर अच्छा इधर सुनो, चले अब 2-3 चीज़ें और पूछ लेते हैं फिर, सही है, कनेक्टिविटी के साथ। चलें ओके, एक एरिया है, सही है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स एंड हाई रिस्क भी है, सही है, उसमें हाई रिस्क भी है। हाकिम कह रहे हैं कैम सर, और मैंने काम ही नहीं किया उस पर, नहीं मतलब इतना काम नहीं ना, रिस्क था, मैंने वैल्यूअर को बुलाया, भाई देख ले प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसने बोला सही है चलो हो गया खत्म। फिर क्यों क्या आएगा भाई पूरा, नहीं भाईजान, मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दी हैं क्लास में ऐसी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को भी हम देख रहे होते हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई एस्टीमेट सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती हैं, एक्सपर्ट को बुलाया, उसकी कॉम्पिटेंस को चेक किया, तो क्या उसके साथ बाइक पे बैठ के घूमता है भंगी, उसको बोलेगा हाँ भाई देख लेगा, उसकी रिपोर्ट्स हैं, पिछले 10 सालों से तुम काम कर रहे हो उसके साथ, वेयर इज द कैम। भाईजान आपकी कैपेबिलिटी नहीं है ना, आप तो सिर्फ उसकी जो फील्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, ये एक है ये मल्टीप्लाई कर लिया, बोलेगा ये रिपोर्ट है ये रिपोर्ट है, मैच करो आगे बढ़ जाओ, इससे आगे क्या करोगे। तो ये सुन के सिर्फ ये नहीं कहते ना कि भाई ये कैम है, इट कैन नॉट ऑल्सो बी यूएम बिकॉज इट इज नॉट फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस। भाई एक सुनो, एक मेरी बात, एक कंपनी है जिसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सालों से पड़ी हुई है, तो हर साल एम्फेसिस तो मैटर दोगे क्या, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, क्यों नहीं दोगे। क्योंकि मैं बताऊं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, आप भूल गए, इसका आंसर ये है कि वाइड स्प्रेड यूज ऑफ EOM इज नॉट अलाउड, वाइड स्प्रेड यूज अलाउड नहीं है, ये मैंने लिखवाया था और सिखाया भी था। हर साल अगर एक वैल्यूएशन हो रही है तो भाई हो रही है यार, वो यूजर को पता है, व्हाई यू आर एम्फसाइजिंग इट। शेयर होल्डर आपसे पूछेगा मीटिंग में कि भाई मुझे बता कि अच्छा एम्फसाइज करवाया क्या चाह रहे हो, बोल रहा भाई वैल्यू बढ़ गई है, तो 10 साल बढ़ रही है, इसमें क्या नया, इसमें क्या नया है। तो वाइड स्प्रेड तो ऐसे तो कभी असल कोई चीज भंड होगा तुम एम्फसाइज करा के बोलेगा पागल है ऑडिटर, रोज ही तो एम्फसाइज कराता है, ये भी वही होगा, तुम्हारे पीछे है इधर। अच्छा खैर, EOM और कैम क्या साथ आ सकते हैं, हाँ, एक ही रिपोर्ट में आप PDCL की रिपोर्ट खोल लो, EOM भी है, पर जिस मैटर पे कैम है वो EOM नहीं हो सकता, वो EOM। चलो एक कहानी से कहानी बनाते हैं, कहानी से कहानी बनाते हैं, कहानियां तो बहुत है हमारे पास। सुनो, लास्ट ईयर तक मैंने PDCL की रिपोर्ट में EOM दिया था, किसके ऊपर, पेंशन केस के ऊपर, सही है भाई, खुदा के वास्ते सुनना यार, ये रिवीजन है ऑल टुगेदर, ताकि रिवीजन रिपोर्ट का भी खत्म हो जाए। इधर मैंने पिछले सालों तक EOM दिया था, किस बेसिस के ऊपर,
कि मैटर इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग, कि केस का फैसला कुछ भी आएगा भाई है, इशू है। इस साल पता है मैंने क्या किया, सुनना, पहले जहाँ पे पेंशनर्स का डेटा होता है वहाँ पे पेंशनर्स का डेटा लिया, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की 37,000 लोग, फिर अपने लॉयर को हायर किया जिसको मैंने बोला तू बता सिविल सर्वेंट कौन होता है, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से फिर एक एक बंदे को सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में उतारा, पूरा लॉग बनाया था एक, फिर जो फाइनल लोग निकले उसको अपने एक्चुअली को भेजा, बता इसकी लायबिलिटी कितनी बनती है, और फिर डिस्क्लोजर्स आए, एडजस्टमेंट हुई, बहुत कम काम किया हमने। इस साल क्या जाएगा इस पे कैम, क्यों? हाँ अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं, सोच के बताना, चवल नहीं मारना। ये कैम तो करंट ईयर के मैटर्स पे आता है ना, ये तो पिछले साल का मैटर है, डिसीजन इस साल आया है, काम इस साल किया है, तो ये भी हो सकता है कि एक कैम पिछले साल भी हो, आ सकता है, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, सही है। तो सारी चीजें ये इसमें फॉल कर रही हैं और ये कैम की डेफिनेशन में उतर चुका है, तो देयर इज नो रीजन टू अवॉइड दिस एज अ कैम, कैम में तो जाएगा ही जाएगा। एक और सिचुएशन बनाऊं खतरनाक, बताओगे? सोच के बताना होने वाला, प्लीज जल्दी से, सारे बच्चे इधर प्लीज फोकस के साथ इधर। मैंने कहा कि एक कंपनी है जिसमें इनकी जो कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव हैं, सही है, और वर्किंग कैपिटल की भी इश्यूज हैं, सही है। अब पहले मेरा अमल दखल क्या होना चाहिए? मैं करूँगा, मैनेजमेंट करेगी? अच्छा चलें, सही है, मैनेजमेंट करेगी, मान लिया। अच्छा, मैनेजमेंट को मैंने कहा कि यार प्लीज़ आप गोइंग असेसमेंट करें इफ़ यू हैवंट परफॉर्म्ड और कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स। उसने आपको, अब सब्सटेंटिव भी बोल रहे थे ना, आप साथ साथ करते हैं ना, उसने आपको कहा भाई हमारा पेरेंट हमें सपोर्ट करेगा, कैश फ्लो प्रोजेक्शन भी आपके मुंह पे मारी और बोला हमारा पेरेंट हमें सपोर्ट करेगा। मैं क्या सब्सटेंटिव करूं पहले? एक एक करके, एक एक करके, पहले 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 हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे, पेमेंट नहीं, पेमेंट तो बाद में, उसने अभी, फिर पहले उसकी माली हालत देखेंगे, वो खुद भिखारी है, तुम्हें क्या सपोर्ट करेगा, उसको पहले जाके देख लो कि भाई क्या उसकी फाइनेंशियल वेल्थ सही है क्या नहीं है। अच्छा, अगर इंडिविजुअल अगर तुम्हें बोल रहा कि मैं दूंगा पैसे, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट देख लेंगे, रिटर्न्स तो फाइल करता ही है ना, वो देख लेंगे। अच्छा, अब उसका सपोर्ट आ गया, अब इसकी कैश फ्लो प्रोजेक्शंस देखेंगे। अब सुनना, कैश फ्लो प्रोजेक्शन में सेल्स आ रही होगी, सेल्स की डिमांड को हिस्टोरिकल ग्रोथ से कंपेयर कर सकता हूं, हिस्टोरिकली कैसे ग्रो हुई है, आगे कैसे जाएगी, प्राइस इंक्रीज को हिस्टोरिकल कंपेयर कर सकता हूं, कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकता हूं, हाँ या नहीं, कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकता हूं, इंडस्ट्री वाइड कंपेरिजन कर सकता हूं। अभी सुनना, आगे सुनना, आगे सुनना, अभी हम एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं, क्या उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी देख सकता हूं कि उससे ऊपर जा ही नहीं सकता, अगर उससे ऊपर जा भी रहा है तो इंटरनल कंसिस्टेंसी में बोलूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां है, वो दिखना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई वो कहां गया, पहले बताओ, कहानी समझ आती है? ओके, ये तो हो गई इंटरनल कंसिस्टेंसी। और फिर अगर आपके पास ऑल टुगेदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो एक्सपेंसेस की रीजनेबलनेस के ऊपर सेल बढ़ रही है तो कमीशन क्यों नहीं बढ़ रहा, वो सारी चीजें आपने मद्देनजर। अच्छा, ये सारे करा के प्रोसीजर भी रिवाइज हुए, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। अच्छा, सबसे पहले रिटन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं ली? यस, वो सपोर्टिंग एविडेंस और सोल एविडेंस नहीं है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब चलें, ये भी बात हो गई, अब इसके आगे मैंने कहा ये सारी चीजें हो गई, चक्कर हो गए, मैंने कंक्लूड कर लिया, सोच के बताना, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला हूं, मैंने कंक्लूड कर लिया कि दिस इज अ गोइंग कंसर्न कंपनी, दिस इज अ गोइंग कंसर्न कंपनी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कंक्लूड कर लिया कि दिस इज अ गोइंग कंसर्न कंपनी, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं कि जिस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं उसमें कंपनी गोइंग कंसर्न है। सर, और कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी, जल्दी भाई, एग्जिस्ट नहीं करती, रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट आएगा?
बच्चे कह रहे हैं मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं आएगा रिपोर्ट पे इम्पैक्ट, कुछ भी नहीं होगा, कैम आएगा। नहीं, मैंने आपसे सवाल, रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट आएगा, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला मटीरियल अनसर्टेनिटी आएगा, या मैंने ये पूछा रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? रिपोर्ट पे तो कैम आएगा। आप अगर दिसंबर 24 की रिपोर्ट जाके देख लें, उसमें मैंने कैम दिया हुआ है इसी पे, बहुत सारा काम किया यार, सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है डिस्क्लोज, एक मिनट होल्ड ऑन, कैम का डिस्क्लोजर लाजमी है? डिस्क्लोज है तो है, नहीं है तो नहीं है। बात समझ आ रही है? क्लैरिटी ऑनलाइन वालों, जल्दी से। मटीरियल अनसर्टेनिटी पर नहीं, देखो मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न तो तब आएगा जब अनसर्टेनिटी हो। हम तो कह रहे हैं ना मटीरियल गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है और मटीरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है, तो फिर आपके पास एक पैराग्राफ बचता है कैम, क्योंकि दिस रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड एंड मैटर बहुत बड़ा था, गोइंग कंसर्न का मैटर था, हमने बता दिया कि भाई ये की ऑडिट मैटर है। ईओएम क्यों नहीं? क्योंकि डिस्क्लोजर तो नहीं है ना, ऐसा है? जल्दी बता दो। अच्छा जल्दी बताओ, अब ये बात से बात निकालते हैं। अच्छा, ईओएम और कैम में फड्डा होगा, कौन जीतेगा? क्यों? सीधी सी बात है, की ऑडिट मैटर आएगा पहले, कि वो कहता भी है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर तब दोगे जब दैट मैटर डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ कैम। वो कैम के लिए अगर क्वालिफाई होगा तो वो ईओएम में आ ही नहीं सकता, कंडीशंस हैं उसकी, और उसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई ना हो रहा हो, ऐसा है भाई? क्लियर है? ईओएम पहले आता है कैम अगर एक रिपोर्ट में दोनों हों। अच्छा भाई देखो, अब अगर फॉर एग्जांपल आप रिपोर्ट का फॉर्मेट बना रहे हैं तो ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, एम्फेसिस ऑफ मैटर और फिर कैम, सही है? 2 कंसेक्यूटिव ईयर में क्या 50 कंसेक्यूटिव ईयर में आ सकता है, सही है? सर पहले कैम नहीं आएगा यार, देखो वो ये भी कहता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर। अगर आपका ये इंपॉर्टेंट है ऊपर ले जाओ, अगर नहीं है उसको नीचे ले आओ, तो ये सही है, सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करता है। ओके अच्छा, अब एक एक करके सवाल देख रहे हैं। अगर बेसिस फॉर प्रिपरेशन पर ईओएम है तो ईओएम पहले आएगा, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऊपर बड़ा मसला है, क्योंकि पूरे एफएस की बात हो रही है, सही है? इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट में क्या चेंजेस होंगी? अच्छा भाई डिस्क्लेम, इस पे तो मैंने पूरा आपको एक पूरा पर्चा भी दिया था, लेक्चर भी दिया था कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है तो आप उसके अंदर ख्याल ये रखते हैं कि वी वर इंगेज लिखते हैं, वी हैव ऑडिटेड, क्योंकि आप वो कह नहीं सकते कि मैंने ऑडिट किया, आप बोलेंगे वी वर इंगेज टू ऑडिट द XYZ कंपनी जिसपे मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला, और उसमें कैम भी नहीं आता आई थिंक। और कैम तो इसलिए नहीं दे सकते ना, क्योंकि आप तो ये तो नहीं कह सकते कि मुझे ऊपर कुछ भी नहीं मिला और यहाँ पे ये देख के बैठा हूँ मैं, तो वो इनकंसिस्टेंसी वाली बात हो जाती है, सही है? चले सर, प्लेसमेंट का पूछ रहे हो फिर तो कैम सबसे पहले आएगा ना। देखें अभी हमने बात की ना अभी कि इम्पोर्टेंस पे होता है, कि यूजुअली आप ईओएम पहले रख दें, कैम बाद में रख दें, कैम पहले रख दें, ईओएम। यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि ईओएम पहले आ रहा होता है और कैम बाद में आ रहा होता है, सही है सर? एक रिपोर्ट में इशू है, एक मिसस्टेटमेंट है और मटेरियल है, और एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एफएस हो तो परवेजिव होता है, तो ये कोई स्पेसिफिक परसेंटेज है, यानी इसके लिए भी मैंने ऑल टुगेदर, याद है परवेजिव का पूरा तुम्हें चार्ट बना के दिया था, वो मैं भेज दूंगा, वो लाजमी देख लीजिएगा, यानी क्योंकि वो तो पूरी एक्सप्लेनेशन है उसकी, सही है? गोइंग कंसर्न पैरा कैम और ईएम से पहले देखो भाई, अभी बताया मैंने ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, मटीरियल अनसर्टेनिटी, ईओएम और कैम, एग्रीड है? यही सीक्वेंस है। आ सकता है, पर परवेजिव में कैम आता है, तो उससे तो एक सवाल आया बच्चों, क्या परवेजिव के अंदर की ऑडिट मैटर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, एडवर्स ओपिनियन में आ सकता है, पर उसमें वो कहता है कि आपके अल्फाज ऐसे होने चाहिए बड़े सावधानी से, कि ऐसा नहीं लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रेडिबल हैं तो आपने सादा खुशबू बता देना है, पर ऐसे कोई अल्फाज यूज नहीं कर रहे कि जिसमें आप ये कह रहे हो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ ये सही है, कुछ भी सही नहीं है। अबे उसी मैटर पे तो आ ही नहीं सकता ना एडिशन का, तुम पूछ भी एडिशन करते हो भंगी, वो तो प्रमाइज है कि उस पर तो आ ही नहीं सकता, हम बात कर रहे हैं उसके अलावा की,
तो बात कैम की होती है, ईओएम की होती है, उसके अलावा की होती है ना, क्योंकि उसके उस पे ऊपर तो हम ओपिनियन की बात नहीं कर रहे होते, ओपिनियन के अलावा होता है। क्लियर है? अच्छा, अब ये हो गया। सर डिफरेंस बिटवीन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बता दें। अच्छा, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी दोनों सेम है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वर्ड्स। सही है, सीधा ये मैंने बता दिया। एग्जाम स्ट्रेटजी अभी बताते हैं। चले आगे। एक रिपोर्ट में सवाल आया, सुने। सर द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट पार्टनर वाज इंडेप्टेड टू यूटिलिटी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज ड्यूरिंग ऑडिट वो 90 डेज एक्सीड हो गया तो डिस्क्वालीफाई तो वैसे ही हो गया ना कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो पहले प्रिवेल क्या करेगा? कंपनीज एक्ट, तो वो तो हो गया जी। अच्छा, अब जरा प्लीज इधर आगे आगे आगे, लेट मी कंप्लीट। इधर कैम के लिए दोष शाह विद गवर्नेंस लाजमी। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने कम्युनिकेट ना किया, क्योंकि तुम मुझे जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या हर सिग्निफिकेंट मैटर दोष शाह विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट होता है? यस। उसमें से भी कौन सा सेलेक्ट करना है? मोस्ट सिग्निफिकेंट सेलेक्ट करना है। चलो मेरी बातों का जवाब दो जल्दी से, लेट अस क्लियर द थिंग्स ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है जिसने मुझे ऑडिट पे रखा और वो मुझे कह रही है कि मुझे अगले 1 महीने में आफ्टर द क्लोज ऑफ ईयर ऑडिट करवाना है। अगले 1 महीने में आफ्टर द क्लोज ऑफ ईयर ऑडिट करवाना है, खत्म करवाना है, मेरी ग्लोबल रिपोर्टिंग है। अब देखो यहाँ पे बच्चों ने बोला इंटीमीडिएशन, आपने रिक्वायरमेंट ही नहीं सुनी, आपने रिक्वायरमेंट ही नहीं सुनी, मैं ये कह रहा हूँ। और उस कंपनी में प्लीज़ सुनना, ये बच्चों प्लीज़ फोकस के साथ तुम लोगों ने बताना है। मुझे एक कंपनी है जिसने मुझे कहा कि भाई मुझे ऑडिट करवाना है, और ऑल टुगेदर ये कंपनी है, इसका ईयर एंड ये है 31 दिसंबर है, और मुझे जनवरी की 31 तारीख को रिपोर्ट चाहिए क्योंकि मेरी ग्लोबल रिपोर्टिंग है। जेन्युइन नीड है उसकी, जेन्युइन नीड है उसकी, वो हम मान गए, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया क्लाइंट, हमने। यार मेरी बात को फोकस होकर सुनना, ये बड़ी अहम चीज़ सिखा रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया क्लाइंट, सही है। और उस क्लाइंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो फेयर वैल्यू मॉडल पे रखी हुई हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स एरियाज़ भी हैं रेवेन्यू के जो मुझे ऑडिट करना है। मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? वेरी गुड। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं सर आप इंटरिम ऑडिट शुरू करें। अच्छा, इंटरिम ऑडिट का मतलब ये है, स्ट्रेटिफिकेशन अबे क्या हो गया? इंटरिम ऑडिट शुरू करेंगे। इंटरिम ऑडिट का मतलब है ईयर एंड के बाद नहीं, ईयर एंड से पहले, यानी सितंबर बेस 9 महीने का ऑडिट खत्म करते हैं। एग्रीड? कम टीम बेचते हैं या ज़्यादा एलोकेट करें? अच्छा, और मेरे ख्याल से मैं जो है एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लगाऊं, पक्का, जिसमें रिव्यू तो करेंगे पर उसमें फिर कम करना होगा ना, टाइम बचेगा। चलो ओके। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के भेज दूं या उसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भेजूं, ऐसा ही है। और फिर जो इंटरिम ऑडिट किया उसकी कंट्रोल टेस्टिंग पे 3 महीने पे अपडेट करूं। अबे तो 9 महीने टेस्ट किए ना, 3 महीने तो वापस करोगे। ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी स्ट्रेटेजी के अंदर। अच्छा, तो क्या मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, क्या मैं ऑल टुगेदर, प्लीज सुनना, क्या मैं ऑल टुगेदर स्ट्रेटेजी बनाते वक्त अपने एक्सपर्ट्स को भी ऑनबोर्ड कर लूं टाइमली, है नहीं? अच्छा, मैं क्लाइंट से क्या अपनी मीटिंग सेटअप करने की टाइमलाइन रख लूँ कि भाई इस दिन हम ये बताएंगे, इस दिन हम ये रिस्पॉन्ड करेंगे, इस दिन डेटा आएगा, ये सारी चीज़ें। ये सारे इक़्तिदाम क्यों हुए जा रहे हैं? टाइमली ऑडिट कंप्लीट हो जाए विद ऑल द क्वालिटी मेजर्स, विद ऑल द क्वालिटी मेजर्स। तो पहले बताओ स्ट्रेटजी वाली बात समझ आती है कि हाउ डू यू प्लान, हाउ डू यू एग्जीक्यूट, वो सारी चीज़ें। अच्छा, और अगर कोई इश्यूज़ हों, ऑडिट इश्यूज़ आए, कोई आए चीज़ें, तो क्या आप उसको आखिर तक दबा के रखेंगे, आखिर में उसको बताऊंगा, या टाइमली बताएंगे? टाइमली बताएंगे। अच्छा, और टाइमली बताने के बाद तो अगर कोई रेजोल्यूशन नहीं होता तो टाइमली दोस्त चार विद गवर्नेंस के पास जाएंगे, हाँ या नहीं? यही प्रैक्टिकल लाइफ की भी स्ट्रेटजी होती है कि हाउ डू यू प्रोसीड इन ऑडिट ऑफ रियल वर्ल्ड, कि कैसे चल रहा होता है। ऐसे मेरी जो डेडलाइन होती है PDCL की, वो क्या होती है? 11 Feb, 1 महीना 11 दिन में करना होता है, तो हम करते हैं। पर ऑडिट कब शुरू होता है? सितंबर में। वो चलता रहता, तो वहाँ जाके भी वो कंक्लूड होता है। इतने इश्यूज देखने होते हैं, साथ साथ देखने होते हैं। इंटरनल ऑडिटर वेरी रॉन्ग। इंटरनल ऑडिटर को यूज़ करने के तरीक़ाकार अपने हैं। चलो बात से बात निकालते हैं, जब बच्चा ले ही आया है इसको, तो इंटरनल ऑडिट भी शुरू कर लेते हैं। क्या कहते हो जानी, कर लें इंटरनल ऑडिट? चलें ओके, आ जाओ। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के लिए सुनो, इंटरनल ऑडिट में
हम ये कहते हैं कि उसका एक स्कोप है, उसमें कितनी बातें होती हैं बता, बकवास नहीं, इंटरनल ऑडिट में कितनी बातें होती हैं? यस, ये बात सही है, उसका काम यूज कर लो या उस बंदे को अपनी टीम के साथ लगा के यूज कर लो, सही है। अच्छा, दो कंसिडरेशंस हो गई, वेरी गुड, या तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस या उसका काम जो इवैल्यूएट। अच्छा, अब क्या हम उसके काम को या उसकी टीम के मेंबर को डायरेक्टली यूज कर लें, या अब उसके स्टेप्स हैं कुछ, पहले हम थोड़ा सा अलग करते हैं, हम बोलते हैं कि मैं इंटरनल ऑडिट के फंक्शन के काम को यूज करना चाह रहा हूं, इंटरनल ऑडिट के फंक्शन के काम को यूज करना चाह रहा हूं, तो प्लीज कैन यू गाइस टेल मी व्हाट आर द कंसिडरेशंस? हाँ, अच्छा एक एक करके देखो, इन्होंने कहा सर पहले मैं उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखूंगा, सही है। अच्छा, एक एक करके तीन ये बातें हो गई, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखूंगा। अच्छा, फिर हम देखते हैं वेयर, कहाँ उसका काम यूज करना है और किस एक्सटेंट तक यूज करना है। अच्छा, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं उसकी कॉम्पिटेंस इवैल्यूएट करना चाहता हूं, तो जल्दी बताएं अहमद कि पहली क्या चीज देखेंगे? क्वालिफिकेशन देखेंगे, ट्रेनिंग्स। अच्छा, एक और चीज, क्या वहां पे उनका स्टाफ सफिशिएंटली इक्विप्ड है कंसीडरिंग द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कैसे? पहली, नहीं वो तो उसके काम का रिव्यू हो गया ना, वो तो सिस्टमैटिक अप्रोच है। हम कह रहे हैं उसकी कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं कि सफिशिएंटली इक्विप्ड है या नहीं है। तो हम देखेंगे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, दो लोग रखे हुए तो वो काम नहीं कर सकते, उसके काम एडिक्वेटली परफॉर्म नहीं हुआ होगा, आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा, इंडिपेंडेंस अगर उसकी देखनी है तो कैसे देखेंगे? वेरी गुड, पहला तो सही है, रिपोर्टिंग लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। यानी आप ये कह रहे हैं कि उसकी कम्युनिकेशन लाइंस क्या है, वो दोस्त शाह विद गवर्नेंस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, यानी ऐसा तो नहीं है उसमें ये भी था, ऐसा तो नहीं है उसको अपॉइंट किसने किया है, उसकी रेम्यूनरेशन कौन तय करता है, ये सारी चीजें। बेहतरीन, तो ये दो चेक्स हो गए। अब आप कहते हैं उसकी सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, क्या वो पूरा प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करता है, प्लान बनाता है, रिव्यू होता है और फिर ऑल टुगेदर रिपोर्टिंग होती है, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कितने दिनों में सही होकर आता है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अगर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे इसका काम यूज़ करना है, क्या मैं एग्रीमेंट करूंगा उनसे? सही है, उसको बोलेंगे हमारे प्रोसीजर आगे डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, क्या मैं उसके वर्किंग पेपर को रिव्यू कर सकता हूँ? वेरी गुड, ऑल टुगेदर उन एरियाज में मैं उसको कतन यूज़ नहीं करूंगा जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट एस्टिमेट्स हो या हाई रिस्क हो। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है मैं इंटरनल ऑडिटर को बोल रहा हूँ मेरे साथ रिस्क असेसमेंट कर, नहीं, चलो एक चीज़ ये तो मान लिया, तुमने मना कर दिया, ये एग्री हो गया। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है मैं इंटरनल ऑडिटर को ये कह रहा हूँ कि यार एक एविडेंस मिला है, मुझे इवेल्युएट करवा मेरे साथ, क्या ये सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है या नहीं है। हाँ, हमारा काम है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अच्छा, उसके काम को इवेल्युएट करके मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भंड मिला, मैं रिपोर्ट में रेफर करना चाहता हूँ उसको। नहीं, आप उसको रेफर कर ही नहीं सकते हो, हाँ, अनलेस के वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट हो और आप ऑल टुगेदर बोलो कि भाई ये उससे कोई ओपिनियन का मसला आ रहा हो, सिर्फ उस हद तक आप करोगे कि भाई मैंने इस एक्सपर्ट को अपॉइंट किया था, इस हद तक उसकी भी परमिशन चाहिए होती है उससे, और लॉ रेगुलेशन आपको प्रिक्लूड ना करता हो। ये वाली सारी बातें हैं, क्लियर है? चलें चलें। अच्छा सर, ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में क्या फ़र्क है? देखो भाई, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में सब्सटेंटिव एनालिटिकल भी आता है और टेस्ट ऑफ डिटेल भी आता है, यही है ना, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग है, तो वो सारी ये पूरी अम्ब्रेला है। अब लग रहा है कुछ तो आता है जानी आता है, अभी तो हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। चलें, ये तो होगा ये वाले चैप्टर सेट असाइड, ये सारी चीज़ें। चलें, अब एक चीज़ मैं तुम्हारे लिए यूनिक लाया था, मुझे एक हंच था कि यार हो सकता है कि कल वो ना ज़रा इस पर तुम्हारे साथ थोड़ी सी गेम करे।
तो मैं खाली एक चीज़ खोल रहा हूँ यहाँ पे, इधर सुनना। खाली ये रीड कर लो 1 मिनट, मैंने ये अभी ये तुम लोगों के लिए बनाया था। प्लीज़ इधर आएगा पेपर आसान यार, मतलब बहुत तैयारी की है। इधर हो जाएगा बेटा, हर जगह मेरा नाम लेके नहीं घुसी हो, पता चले वो तो पहले ही आते थे। इधर तू बाद में समझेगा जब बड़ा हो जाएगा तू। इधर अच्छा इधर देखो, अच्छा इधर देख तो लो, वो भी यही बोलेगी। अच्छा इधर देखो प्लीज। अच्छा यार जल्दी फोकस यार, टाइम बहुत कम है, रिवीजन करना है हमें। इधर ऑडिट फर्म रिक्वायर ऑल एंगेजमेंट पार्टनर्स टू साइन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन एट द स्टार्ट ऑफ ईच एंगेजमेंट। द फर्म हैज अ पॉलिसी। क्योंकि तुम्हें पता है जब मैं सवाल बनाता हूं ना तो मैं दिमाग खराब करके बनाता हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट देखो, आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी इन एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। पहले तो ये पहुंचो सवाल आया कहां से, आई डोंट नो। प्लीज प्लीज सोच लें एक बार। यस मुआज बेहतरीन, एंगेजमेंट लेटर से नहीं आया, वेरी रॉन्ग। क्वालिटी कंट्रोल, यस। अब बताओ QCR मतलब ये फर्म के कंट्रोल्स हैं, ताकि मैं ओपिनियन सही दे सकूं। प्लीज आप ये देखें जरा कि इसके अंदर आपको क्या मसला नजर आता है, जल्दी। ये तो किया नहीं, अभी मैं करा रहा हूं ना हाथ के हाथ, मुझे पता है चस्सियों नहीं किया, अभी हाथ क्या तो जाएगा, जल्दी करो। ये देखो एक एक करके बता दो ना। अच्छा अभी इधर रिवाइज रिव्यू मस्ट बी डन बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट द एंगेजमेंट मैनेजर। भाई पहले एक बात बता दो, यहां पे बच्चे ने लिखा कि रिस्की क्लाइंट है तो एंगेजमेंट मैनेजर 2 क्या 50 बार कर ले, एक इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए, हाँ या नहीं? उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। प्रैक्टिशनर नहीं भंगी, रिव्यूअर। ऑडिट टीम है ये, रिव्यू एंगेजमेंट नहीं है। सही है, भंड नहीं मानना एग्जाम में। इधर एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर होना चाहिए पार्टनर लेवल का बंदा, जिसकी इजाजत के बगैर रिपोर्ट साइन। ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर हैज गिवन हिज गो अहेड। ऐसा ही है, आगे सुने इधर। अच्छा भाई अब आगे, ऑडिट फर्म रिक्वायर्स। अच्छा पहली लाइन में कोई फर्क दिख रहा है तुम्हें? ऑडिट फर्म रिक्वायर्स ऑल एंगेजमेंट पार्टनर्स टू साइन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन एट द स्टार्ट ऑफ ईच एंगेजमेंट। नहीं अबे छोटी चरस, इसको पढ़। नहीं तो अरे भाई ऑल क्यों कह रहा, पढ़ गलत है। सुनो इधर 1 मिनट सुन लो। ऑडिट फर्म कह रही है कि जो कंपनियां ऑडिट कर रहे हैं वो सारे पार्टनर साइन करेंगे। यार कैसी बेवकूफाना बात कर रहा है, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहले ये देखो। कंफर्म नहीं करूंगा सही है या नहीं ये बता। पर अंग्रेजी पर आगे पर ईच एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, छोटी चरस। हाँ सही है गलत है इतना बता, आगे बकवास नहीं, जल्दी। सही है, लाना तो तुम्हारी शक्ल पे। नहीं गलत है, पूरी एंगेजमेंट टीम को करना होता है। फंस जाओगे अगर पेपर में आ गया, ये चवले नहीं मारना वहां पे। डिस्को मुल्ला क्या कर रही है इधर, इधर देख ले। अब मसला है, इसको डिस्को कहने का मकसद अलग है। ये बेंच पे जिसके साथ बैठता है ना, मैंने उसको भी ऑब्जर्व किया है। बोलूं लाइव, मैंने कौन सी बात की? बेंच में तुम अपने वालिद के साथ बैठे हुए थे, गलत बात है। अच्छा वालिद भी बदल दी है, अच्छा फिर सही है। अच्छा भाई इधर पर खैर मैंने तेरे को आते जाते ऑब्जर्व किया है। तो तुम्हें क्या सिपाहा पढ़ा था उसको?
नहीं, सबके सामने तुम्हारे पास जगह नहीं है ना बेटा। इधर, अच्छा इधर, अच्छा इधर देख लो जल्दी। अच्छा क्या चले, बैक ऑन पॉइंट। इधर देखो, इधर हो गया, सुन ले इधर। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा हूँ देखो तफरी उतनी करो जितनी बर्दाश्त कर सको। इधर देखो, कहने का मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे अंग्रेजी लिखी हुई है, ऑल ऑडिट फर्म रिक्वायर्स ऑल एंगेजमेंट पार्टनर्स टू साइन द डिक्लेरेशंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच एंगेजमेंट। यानी फर्म के सारे पार्टनर्स जब जब अपना ऑडिट शुरू करेंगे इंडिपेंडेंट साइन करेंगे, होना भी चाहिए। इसमें मिसिंग क्या है? टीम, पूरी टीम का इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। और आप याद करें, जब मैंने आपको कोड ऑफ एथिक्स शुरू करवाया था, मैंने शुरुआत कहां से की थी? हर मेंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि हमारी फर्म में क्वार्टरली इंडिपेंडेंट साइन होती है, जिसमें मुझसे पूछा जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहां कहां कैसे कैसे रिपोर्ट हुई हुई हैं, तो वो सब खुद पॉपुलेट होकर आती हैं सामने। ये इसका कॉन्सेप्ट है। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है यार? ये बहुत ही अहम चीज है, इसमें से पूछ सकता है वो, इसलिए मैंने बोला आखिर में ये भी करा के भेजता हूं। ISQC का सवाल कैसा आ सकता है, ये वाली आ गई बात। पहले बता दो मेरे बच्चों, बात क्लियर है? अभी सोल्यूशन इसका देता हूं, अभी दे रहा हूं मैं, सही है? तो ये क्या कह रहे हैं भाई, ISQC आपने कहा था ISQC से पार्टनर पे अप्लाई है? ओ भाई, ISQC पूरी फर्म पे अप्लाई होता है, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल्स है पार्टनर्स के लिए ना, क्योंकि साइन तो वो कर रहा है अल्टीमेटली, सही है? चलें अब इधर 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 प्लीज फोकस करें, आगे बढ़ें। ये हो गया, द फर्म प्रोवाइड्स रेगुलर ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द जूनियर स्टाफ बट हैज नो फॉर्मल प्रोसेस फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द एंगेजमेंट। यानी वो बोल रहा है कि प्लीज सुनना, वो बोल रहा है कि जब आप ऑडिट पे जाते हैं तो बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है, रिव्यू होते हैं, पर उसके अलावा कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है? हाँ जी, नहीं है। आप उसको वहां जाके नहीं सिखाओ, जाने से पहले सिखा के भेजो कि भाई ऐसे ऑडिट होना है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये लगते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी डेफिशिएंसी है। एग्रीड है? मैं इसका 1 मिनट आपको जरा सोल्यूशन भी दिखा दूं ताकि आप लोग इसको ऑल टुगेदर देख भी लें। ये रहा, पॉलिसी कवर्स ओनली पार्टनर एट द एंगेजमेंट शट नॉट द स्टाफ और ऑनगोइंग इंडिपेंडेंस सेट। यानी पूरे साल जो ऑडिट चल रहा है या पूरे 3 महीने ऑडिट चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई हुई यहाँ पे। तो भाई एंगेजमेंट की इंडिपेंडेंस शुरू में होती है, थ्रू आउट होती है, आखिर तक। आगे, अच्छा भाई, डेफिशिएंसी 2, रिलायंस ऑन मैनेजर रिव्यू ओनली, एब्सेंस ऑफ EQCR फॉर लिस्टेड हायर रिस्क क्लाइंट्स, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ इशूइंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। आगे, ट्रेनिंग इज इनफॉर्मल, नो मॉनिटरिंग रिव्यू सिस्टम टू इंश्योर कंसिस्टेंट कंप्लायंस। भाई EY में इवन अभी ऑडिट शुरू नहीं हुए हैं, अब अगले महीने से अगले 2 महीने ट्रेनिंग चलेंगी इस सेक्टर की, ये बैंकिंग की, ये इंश्योरेंस की, ये हर जगह की ट्रेनिंग चलेंगी कि इसमें इसको ऐसे ऑडिट किया जाता है, इसको ऐसे ऑडिट किया जाता है। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? सिंपल ये समझाने के लिए जल्दी बताओ, ISQC एक और लगाऊं सामने, देखना है ताकि वो ग्रिप में आ जाए एक चीज। जल्दी बताओ, आज हम आ जाए इधर। अच्छा भाई इधर, अब एक और सवाल। हाँ ये रहा यार, मुल्ला तू नाराज हो गया यार। इधर, अच्छा इधर मुल्ला, खैर हो गया। देखो अफसोदा नहीं होते इधर, नहीं तो तू और कुछ ले भी नहीं सकता इधर। अच्छा भाई इधर सुनो, अच्छा तो देखो जल्दी, जानी इधर प्लीज। द ऑडिट फर्म इज कंप्लीटिंग द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड क्लाइंट. The engagement quality control reviewer was traveling abroad. He landed 2 days before the audit report date and reviewed file quickly, signed off, and report was issued on time. रिपोर्ट हो गई ना, तो पहली तो हुई है। नहीं आप पढ़ें इसको, देखें डेफिशिएंसी बताएं और बताएं इसका इम्पैक्ट क्या होगा कंप्लायंस पे। वेरी गुड, ये किसने बोला बाबू?
बेहतरीन यार, बेहतरीन, बिल्कुल सही। उसको थ्रू आउट द ऑडिट रिव्यू करना चाहिए, ना कि एट द एंड ऑफ द ऑडिट, क्योंकि जजमेंट तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आखिर में क्या ही कर लोगे तुम। दो जो कंटेंशन इश्यूज होते हैं वो तो साथ साथ अपने बताने होते हैं ना कि भाई ये मसला है। अब तो एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड करके बैठा हुआ, आगे में क्या कर लोगे आप आके। तो जजमेंट्स तो ओवरऑल चल रही होती हैं कि हाँ यार ये एविडेंस सही है, काफ़ी नहीं है। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू आखिर में आके बोल दे, सुनना एक बार, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू आखिर में आके बोले कि यार ये तुमने एविडेंस सही नहीं लिया हुआ और लो। क्लाइंट बोलेगा भाई मेरी डेडलाइन है, बोर्ड मीटिंग है, AGM है, अगर ये बकवास करनी थी पहले आके करते। अब तुम्हें डेटा चाहिए, मैं डेटा देने से मना नहीं कर रहा, मैं बोर्ड का क्या करूं। बात समझ आ रही है? तो क्या इसको ये साथ साथ करना चाहिए या एट द एंड साथ साथ? तो क्या यहाँ पे क्वालिटी ब्रीचेस हो रहे हैं? अच्छा, अल्टीमेटली यहाँ पे जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो वी में अल्टीमेटली रिजल्ट इन गिविंग इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। पहले बताओ कहानी समझ आती है? मैं इसका भी आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ एक नज़र। मैंने कहा सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर इससे सवाल आता है तो वो इस नौयत का आ सकता है। एक बार रीड लाजमी करके जाना है इसको भाई। अच्छा, EQC will perform at the very last moment, not throughout the engagement. No evidence of timely involvement of EQC in significant risk area, judgment or key decision during the audit. Review appears to be a formality rather than a real time. थोड़ी सी अंग्रेजी कैजुअल है, बट रिव्यू लग रहा है कि फॉर्मेलिटी के लिए हुआ है, जबकि होना प्रॉपर चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये पूछ लेता हूँ कि भाई और कोई आवश्यकता कुछ पूछना हो तुम लोगों को, या तुम लोगों को जल्दी बता दो। अच्छा, एक सवाल आया, इधर सुनना। इफ जल्दी बताना, इफ फैक्ट्स बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर इशूइंग द FS दैट अ मटेरियल एडजस्टिंग इवेंट हैज अकर्ड दैट रिक्वायर डिस्क्लोजर। सर हमको FS को रिवाइज करने का बोलेंगे? यस बोलेंगे। ऑल पहले लिखेंगे ऐसे, ऑल को हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी रिपोर्ट डेट तक की जिम्मेदारी होती है। बाय फैक्ट्स बिकम नोन टू मी, अगर मुझे उस दिन पता होता, रिपोर्ट साइन करते वक्त रिपोर्ट, तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा प्लीज आप इसको चेंज करें। अगर वो नहीं मानते तो मैं किसके पास जाऊंगा? दोस्त जावेद गवर्नेंस के पास जाऊंगा। वो भी नहीं मानते तो फिर मैं जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन गई है उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, और AGM में जाके बोल दूंगा भाई ये गलत है। क्लियर है? ये बात हो गई। सर 100% सिलेक्शन टेस्टिंग थ्रेशोल्ड आई परफॉर्मेंस मटेरियल 50 ऊपर लेंगे, ये परफॉर्मेंस मटेरियल से ऊपर है। नहीं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का भी एक परसेंटेज होता है, इसको हम कहते हैं टेस्टिंग थ्रेशोल्ड। वो EY की मेथोडोलॉजी है, सही है। इसको आप यूं कवर कर सकते हैं कि टेस्टिंग आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट, सिलेक्शन टेक्निक में था ना, टेस्टिंग आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट इज शोइंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो देख सकते हो आप। अच्छा, अब एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पेपर स्ट्रेटेजी मुझे पता है सबसे ज़्यादा वही आप लोगों को लगा हुआ है, तो सुनना मैं बताता हूँ अभी। खाली मुझे एक बात समझाते हो इधर अभी। अगर मैं इंटरिम रिव्यू कर रहा हूँ, यानी ISRE एंगेजमेंट, उसमें अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो क्या EOM आएगा? मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं आता, उसमें नहीं आता। अच्छा, वहाँ पे डिस्क्लेमर आ सकता है, एडवर्स और क्वालिफाइड भी। हंच है, प्लीज़ खुदा के वास्ते उसकी रिपोर्ट एक बार याद करके जाना। देखो मैंने आपको प्रोसीजर तो सिखा दिए थे उसके, और मैंने बड़े बेहतरीन सीखे थे हमने रिव्यू वाले, सही है ना? वो लाजमी देख के जाना, सही है। कंक्लूजन याद करके जाना खुदा के वास्ते, कंक्लूजन उसका, क्योंकि वो रिपोर्ट बोल सकता है कि भाई बताओ उसमें क्या चेंजेस करें, तो वो वाली वो आप याद ये करके जो पूछ बोले वो, तो यहाँ पे सेव होके जाना। बहुत टाइम है अभी, हो सकता है आराम से 15-20 मिनट की कहानी, इजीली स्किम भी करोगे तो हो जाएगा आराम से, सही है। अच्छा, एक बात बताओ, एंगेजमेंट लेटर बनता है उस एंगेजमेंट का? हाँ या नहीं बनता है? अच्छा, एक और बात बताओ, अगर एंगेजमेंट लेटर बनता है उसमें, वैसे ही सिर्फ समझने के लिए पूछ रहा हूँ, क्या उसके अंदर फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट होता है? चलो एक और गेम करते हैं, क्या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो सकता है रिव्यू एंगेजमेंट में? मना कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे। हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब उसकी मर्जी है, जिसका ऑडिट कराना चाहे, रिव्यू कराना चाहे। पर बीइंग एन प्रैक्टिशनर,
वाई आई एम यूजिंग द वर्ड प्रैक्टिशनर? ऑडिट नहीं कर रहे हम। अच्छा सुने, तो क्योंकि आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है देखना कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, उसमें आपने यूज़र की नीड्स देखनी होती हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को देखना होता है, एंटिटी के स्ट्रक्चर को देखना होता है, उसके ऑपरेशंस को देखना होता है, जिसके बेस पे आप कहते हो ये फ्रेमवर्क इस पे सूट होता है। एग्रीड है? अच्छा फिर क्या हम उसका ऑल टुगेदर, वैसे ही समझने की बात है, क्या हम उसका ऑल टुगेदर ये भी हिसाब किताब चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो एंगेजमेंट किसी को मिसलीड करने के लिए तो नहीं कर रहा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट? ऐसा है? तो ये हम सारी चीज़ें असेस करते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। तो चलो ये ISRE का भी थोड़ा सा राशनल पर्पस देखते हैं कि भाई उसने बैंक में जमा कराया, तो मैं बोलता हूँ अच्छा बैंक में जमा कराना, दिखा दो कॉरेस्पॉन्डेंस, वो मांग रहा है। और फिर ऐसे भी उसमें लिखा हुआ है कि आप ये भी देख रहे होते हैं कि हो तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई और एंगेजमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, यानी हम उसको बोले भाई तेरे को तो ऑडिट कराना चाहिए, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये चलेगा भी नहीं और ना चलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है मेरे नाम को अपने साथ एसोसिएट करना चाह रहा हो। एग्रीड है? तो ये बात आती है। अच्छा अब एक मिनट खाली इधर प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। अच्छा हमारे पास तो टाइम है ना अभी, इधर अब इधर सुनो, पहले ये जरा ISRE नहीं देखा आप कैसे कर, नहीं अभी देख लो मुजम्मिल भाई, अभी टाइम है, हो सकता है सर ISRE का ऑल टुगेदर आप प्लीज अभी मैं नमाज का वो कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, खाली स्ट्रेटजी सुन लो यार। देखो आप इधर यार भाई, देखो तुम जानते हो, मेरा दिल जानता है, यहाँ पे हर एक बच्चा जिसने जहाँ से भी पढ़ा हो, सही है ना, कोई यहाँ पे 300-350 बच्चा है इधर। कहने का मतलब ये है कि यार तुमने, तुम्हारे टीचर्स ने, तुमने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है, अनथक मेहनत की है, सोच से ज़्यादा मेहनत की है, सही है ना। आज बुलाने का मकसद ये था, हालांकि मैं अपने, तुम्हें पता है C-FAST की क्लासेस चल रही हैं मेरी, तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ दिन रात, जो तुम्हें बताया भी मैंने अभी। प्लीज़ यार इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना, तुम्हें आता है, तुम कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। अब तुम्हें स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि क्या है। जा रहे हो तुम, सबसे पहले जो 15 मिनट हैं उसके अंदर तुमने ना रिक्वायरमेंट्स को स्किम करना है 200 की स्पीड पे। रिक्वायरमेंट देखिए, अच्छा भाई यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, स्किम करके एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि सवाल कहाँ से आया है, सही है। पहली चीज़ रिक्वायरमेंट्स को स्किम करना है। पहले सवाल पे आओगे, ये कोई चवल नहीं मारना, मैं आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ, मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है, आखिरी मुश्किल हुआ ना फिर तेरी कुंडली भी घूम जाएगी। शुरू से चलो इंसान का बच्चा बन गया पहले सवाल से, सही है। प्लीज फोकस के साथ पहले क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स को स्किम करना है कि भाई क्या क्या सवाल आए हुए हैं इधर। अच्छा इसके बाद आपने पहले, अब रिक्वायरमेंट्स तो पढ़ के गए हुए थे, रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली पढ़ना, अगर एंड होता ना दोनों को अंडरलाइन कर लेना कि दो चीजें पूछ रहा है, उस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ऊपर सोल्यूशन जो उसका क्वेश्चन है ना उसको रीड करना। यानी एक रिक्वायरमेंट है, उसने बोला इवैल्यूएट करो सिचुएशन, सही है, और बताओ इस पर प्रोसीजर क्या होंगे। इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि पहले उसका डिस्कशन करो। एक सवाल याद दिलाता हूं उसके ऊपर, तुम्हें मैंने करवाया था, याद है, मैंने कहा था एक सिचुएशन दी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था ऑडिट करते वक्त टीम मेंबर को पता लगा था कि इनवॉइस फॉर द ईयर 2023 थी जो इस साल के लेजर में रिकॉर्ड हुई हुई थी, हम 24 का ऑडिट करते थे, याद है। अबे हाँ या नहीं, यही है। सुनो यार, ये तुम लोगों को भी पता है, नहीं सवाल करवाया था, ये सेशन 16 आखिरी था, ये समझो। अच्छा उसमें था क्या, उसमें इवैल्यूएशन कैसे होती है। इवैल्यूएशन का मतलब ये कि तुम उसमें जिक्र करो कि भाई सिंस इन द करंट ईयर लेजर इनवॉइस ऑफ 2023 has been recorded, this seems that there is a cut off issue. कट ऑफ इशू है। अब प्रोसीजर भी किसके लिखोगे, कट ऑफ के और अक्रूवल्स के। अक्रूवल नहीं हुआ था ना, तभी तो इस साल आ रहा है। कट ऑफ और अक्रूवल के मसले थे। तो देखो सिचुएशन को फिर, अच्छा मुझे कैसे पता लगा कि मैंने इस पैटर्न पे सोचना, रिक्वायरमेंट भेजे में थी, इवैल्यूएट और फिर प्रोसीजर। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट ये होगी कि ऑल टुगेदर अगर तुम लोगों ने रिक्वायरमेंट को पिक किया हुआ है और सिचुएशन को रीड कर रहे हो, बगैर एग्जामिनर या इन्विजिलेटर को देखे हुए पेंसिल से लिख देना, खाली पॉइंटर्स, जुमला बना लेना बाद में, जो समझ आ रहा है खुदा के वास्ते पॉइंटर लिख लेना, भाई मैंने इस पे ये चीज लिखनी है, इसमें फ्रॉड लग रहा है, इसमें ये लग रहा है, बाकी आगे खुद पिक हो जाएगा। ये रीडू करने वाला चक्कर ना फंसा देगा तुम्हें। एक बार प्रोसेसिंग चल रही है ना, उस प्रोसेसिंग में टाइम सेव होना चाहिए, उसी प्रोसेसिंग में। भाई ये चल रहा है, अब वो बताया सेल्स नहीं है तो पीरियड एंड बुक हुई है, फ्रॉड आ गया, लिख दिया उस पर मार्क करके।
आरपी आ गया। फिर आपने तसल्ली से बना के लिखना है जुमला। आपको देखो पॉइंटर्स पता है, इसमें 5 बातें हैं, 4 स्टैंडर्ड्स हैं, ये हैं लिखना पे बना के कि स्पेसिफिक असर्शन को स्पेसिफिक हेड को लिंक करके। अब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई, अब वो बोला टीम मेंबर ऑडिट कर रहा था, उसको एक पार्टी पता लगी है जो पहले लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी में नहीं आ रही थी, तो कौन से प्रोसीजर लिखूंगा? आरपी वाले, अनडिस्क्लोज वाले। मैं बोलूंगा व्हाई योर कंट्रोल्स हैव फेल्ड टू डिटेक्ट सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसा ही है। बाकी टीम मेंबर्स को बता दूंगा, हाईली स्केप्टिकल हो जाऊंगा, वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, वो सारी चीजें अपनी जगह। पर यहां पे याद है एक पास पेपर भी करवाया था जिसमें स्पेसिफिक बातें भी लिखी हुई थी, यानी जिस एरिया में सेल्स में आया था तो उसकी सेल्स की बातें और लिखी थी हमने कि उस ट्रांजैक्शन को स्पेसिफिकली और कैसे, क्योंकि बच्चों ने मार्क्स कहाँ लूज किए थे, वो सिर्फ आरपी लिख के आ गए थे पर सब्सटेंटिव नहीं लिखे थे। तो अगर सिचुएशन से लिंक्ड है, स्पेसिफिक भी लिखना है और आरपी भी लिखना है। यस, तो डिस्पोजल के प्रोसीजर अपनी जगह, आरपी के प्रोसीजर अपनी जगह। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ये पहले बताओ, बात समझ आ रही है? पहले आवर में कितने मार्क्स का होना चाहिए? देखो ये मैं कभी जिंदगी में किसी को नहीं बोलता पहले आवर में कितने मार्क्स का होना चाहिए, आप पैनिक कर जाओगे अगर नहीं हुआ तो। मैं आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको जो आपने सवाल रीड किया ना, आपने लिख लिया, 15 मिनट पूरे यूटिलाइज करने पॉइंटर्स बनाने में, तो मैं ये कह रहा हूं मैं कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैंने अब वो मतलब मैं बिगॉम थोड़ी ना किया, मैंने भी यही किया है ना जिंदगी भर। तो तू जानी, तू यूं उसको देख के क्यों बोल रहा जानी मैं लिख रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आई एम टेलिंग यू नहीं होता, आई एम टेलिंग यू। पेंसिल से कर लो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है यार, ये स्ट्रेटेजी कामयाब है। तुम जब ये रीड करके लिख लोगे ना पॉइंटर, तुम्हें आगे इतनी आसानी होगी। तुम्हारी सोच है कि तुम्हें पॉइंटर्स पता है, तुम्हें से जुमले बनाने हैं और फिर केयरफुली देख के। यार अगर मैं कह रहा हूं 15 मिनट है, तुमने 15 मिनट में पॉइंटर्स बना लिए, पूरा पेपर स्टडी सेट कर ली, गेम खत्म है वहीं। फिर तुम्हें सिर्फ सोचना है ना, अपनी ड्राफ्टिंग पे सोचना है, सिचुएशन में नहीं सोचना है। तो तुम्हें प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है 15 मिनट सिचुएशन पिक करनी है। और अगर एक सिचुएशन में टाइम लग रहा है, लेट इट बी, कोई मसले वाली बात नहीं है, पक्की पक्की करो चीजें, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। और अल्लाह ना करे, पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है ऑनलाइन, तो प्लीज यार जल्दी से सिर्फ पहले ये बताओ यार, ये वाली बात समझ आई तो उसके आगे सिखाता हूं। इधर सुनो, तुमने पॉइंटर्स बना लिए कि भाई ये सिचुएशन है। अब हम आते हैं थोड़ी सी कैजुअलिटीज पे, क्योंकि कुछ उलट आ जाए जो कि आ नहीं सकता, तुमने मुझसे पढ़ा है, सही है ना। बहुत चीजें की हैं मुश्किल मुश्किल, इतना है कि हाथ पांव मार के पहुंचा दोगे मकाम तक उसको, सही है ना, ये मुझे पता है। अब आगे सुनो, अल्लाह ना करे मुश्किल चीज आती है, जो मैंने तुम्हें तैयारी मुश्किल के लिए किया था, हर चीज, हर डीमोटिवेशन, शक्लें देखते थे, बेजार होके बैठते थे, एक वक्त ऐसा आया तो चीज समझ आने लग गई। यही किया था ना मैंने ऑडिट में, किया ही दिमाग के साथ ये तुम्हारे कि भाई सोचने की सलाहियत ही डेवलप की, और कुछ भी नहीं किया। तुम लोगों ने आखिरी वक्त में अगर कोई मुश्किल आ गया ना, कोई इशू वाली बात नहीं है, आपका वो मुश्किल हिसाब किताब आ गया, आप बोलो सही है यार, उसको मैंने एक बार रीड लाजमी करना है प्रोसेस करने के लिए। अगर वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसको लेट इट बी, मैं वापस आ जाऊंगा इस सवाल के ऊपर, दूसरा सवाल रीड करके पॉइंटर्स बना लो। जब सारे खत्म हो जाएंगे ना, तो थोड़ी सी स्पीड ऐसी मेंटेन रखना सही तरीके से। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्पीड में पेपर पेल दो, नहीं, जितना लिखना है उतना सही लिखना है, पास हो जाओगे। मैंने हमेशा 80 नंबर का पेपर किया है, 70 नंबर का पेपर किया, मैं पास हो जाता हूँ, पर जितना लिखता हूँ उतना सही लिखता हूँ। तुम्हें आता है, तुम गलती नहीं करके आना, पॉइंटर्स बना के, हाँ भाई ये सिचुएशन में असर्शन ये, तो मैं ये लिखूंगा, असेस कर लेना। और ऑडिट का पेपर है, मुझे ये पता है जल्दी खत्म हो जाता है, किसी से भी तुम फीडबैक ले लो, जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। रीजन है ना, उसमें मसला नहीं है ना, टू द पॉइंट लिखना होता है, पर टारगेटेड लिखो, सही है। तो प्लीज यार ट्राई कि आप पूरा करें पेपर। मैं आपको वो बता रहा हूं कि अगर कोई मुश्किल आ गया, कोई सवाल, पैनिक नहीं होना। आगे आपको पता है बाकी मेरे नंबर पड़े हुए 90, 85 नंबर हैं, उसमें से निकाल लूंगा नंबर, और यहां पे आके इसको भी देख लूंगा। अबे पूरे ऑडिट की तो नॉलेज है, हमने, मुझे एक सवाल बता दो जो टॉपिक स्पेसिफिक किया हो, यहां से वहां से लिंक, मटीरियलिटी लिंक हो रही है, स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, सब हो जाता, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यार मतलब लिटरली आई विश यू ऑल द बेस्ट। मतलब मुझे तुमसे ज़्यादा टेंशन है बाखुदा, मुझे तो सही है, मतलब मैं तो पढ़ा के अगला बैच भी आ जाएगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेमोरेबल बैच फॉर मी। सीधी सी बात है, मतलब वो बड़ी मेहनत की है, तुम लोगों ने आखिर तक पार्टिसिपेशन किए, आए हो, आज भी बैठे हुए हो, सिर्फ इसके लिए कि यार एक बात समझ आ जाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही है। तो गुड लक यार, थैंक यू सो मच।
कल प्लीज़ अच्छी न्यूज़ देनी है, सही है, जाके रिवाइज करके सो जाना, फ्रेश जाना ताकि दिमाग चल रहा हो, सही है। चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।